दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष सिंह। क्या हम इतने जाहिल और गंवार बना दिए गए हैं दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर, कि एक छोटा सा कोई अफवाह या कोई अदालती फैसला हमें हिंसक भिंड बना सकता है? आज भारतीय समाज को देख के ऐसा ही महसूस हो रहा है। जिस प्रकार की घटना मणिपुर में हुई है, वो विभत्स घटना निंदनीय तो है ही, लेकिन यह भी हमें सोचने के लिए विवश कर रही है कि आखिर हमारा समाज किस प्रकार के समाज में रूपांतरित होता जा रहा है। आप पूरे घटना चक्र पर अगर नज़र डालें तो इसकी तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट आपके सामने खुल के आ जाएंगी कि इसके पीछे एक जातीय झगड़ा ही नहीं है, इसके पीछे एक आर्थिक झगड़ा भी है। और जैसा कि आप सुन चुके हैं कि सबसे बड़ा बेशर्मी वाला जवाब वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने दिया है, वीरेंद्र सिंह ने, और उन्होंने कहा है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। मणिपुर में तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। यह नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी चुनौती वाला बयान है कि आखिर भारतीय समाज किस प्रकार से बनता जा रहा है। राजनीतिक तौर पर हम देखें, क्या हम ये कहें कि कारपोरेट अपनी एक नई खोज किया है और कारपोरेट नए सिरे से वही प्रयोग मणिपुर में करना चाह रहा है जो प्रयोग पहले जम्मू कश्मीर में हुआ था। और जाहिर सी बात है कि जब कारपोरेट अपनी लूट की तरफ आगे बढ़ेगा तो उसका सबसे बड़ा हथियार जातीय और धार्मिक हथियार ही बनेगा। इस चीज़ को हम समझें, इससे पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि मणिपुर की समझ लेते हैं। मणिपुर का विलय भारत के भीतर जब होता है, वहाँ 3 जातियाँ हैं। यह तमाम रिपोर्टों में आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे। नगा समुदाय, मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय। नगा समुदाय का इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। मैतेई समुदाय वहाँ बहुसंख्यक समुदाय है जो कि वहाँ की राजनीति में काफ़ी दबदबा रखता है। आप यूँ कह सकते हैं कि मणिपुर की जो 60 सीटें हैं, 60 सीटों में मैतेई समुदाय का दबदबा लगभग 40 सीटों पर है। और घाटी का जो इलाका है, यह घाटी के इलाके में रहने वाला समुदाय है। वहाँ के पहाड़ों में कुकी समुदाय के लोग बसे हुए हैं। इसमें एक बात और समझिएगा, मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वह बहुसंख्य हिंदू अर्थात वैष्णव धर्म को उन्होंने कुछ समय पहले स्वीकार किया था और वह बहुसंख्यक हिंदू आबादी है। दूसरी तरफ कुकी समुदाय जो है वो ईसाई समुदाय है। इस खेल को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पूर्वोत्तर के राज्य हों या कई अन्य राज्य हों, जिसमें जम्मू कश्मीर भी था, आपने बड़ा सुना होगा 370 की चर्चा, 35A की चर्चा, वहाँ से हटाया गया तो 35A में था कि कोई बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर के भीतर जमीन नहीं खरीद सकता, घाटी में जमीन नहीं खरीद सकता। अर्थात वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको एक विशेष कानून के जरिए संरक्षित किया गया था। ठीक यही बात मणिपुर में भी है कि पहाड़ों में बसे हुए जो जनजातीय समुदाय अर्थात कुकी समुदाय हैं, उनकी ज़मीनों को बाहरी लोग नहीं खरीद सकते। इस बीच दिल्ली से एक खबर उड़ती है और कहा जाता है कि मैतेई समुदाय की एक महिला का कुकी समुदाय के लोगों ने कत्ल कर दिया है। और यह खबर मणिपुर में जंगल की आग के तरीके से फैलती है। और इसी बीच मणिपुर हाई कोर्ट से एक आदेश आता है, जिस आदेश के जरिए वो बेसिकली आदेश इस बात के लिए था कि मैतेई समुदाय खुद को जनजाति समुदाय में सम्मिलित करने के लिए, जो वहाँ का ओबीसी समुदाय है, वो SC/ST का दर्जा पाने के लिए, ST का दर्जा पाने के लिए अदालत की लड़ाई लड़ रहा था। इसी बीच हाई कोर्ट से जो फैसला आता है, उस हाई कोर्ट के फैसले में कहा जाता है कि राज्य सरकार उन सभी संस्तुतियों को केंद्र की तरफ अग्रसारित करे जिसकी डिमांड मैतेई समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस बात से कुकी समुदाय के लोग काफ़ी नाराज और उत्तेजित होते हैं और वो कहते हैं कि हमें जो संविधान प्रदत्त संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। और यही मसला वहाँ बवाल का रूप धारण कर लेता है।
अब इसके पीछे आप समझिए, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासियों ने छत्तीसगढ़ में लड़ी, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आंतरिक घाटी में जो लड़ाई लड़ी, वही ठीक प्रयोग स्थली अब मणिपुर बनाया जा रहा है। उन लड़कियों के साथ जो विभत्स घटना हुई है, जो उनका नग्न परेड कराया गया है, उसमें उन लड़कियों का स्पष्ट बयान है कि पुलिस मौके पर मौजूद रही, लेकिन उन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। अर्थात बहुसंख्य जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, उनको वह सारी हैवानियत करने की छूट दे दी गई जो वो करना चाहते थे। ठीक यही आरोप गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर लगे हुए थे। जब गुजरात दंगा हो रहा था तो यह कहा गया कि मोदी साहब पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने पुलिस को दंगाइयों के साथ खड़ा करके और दंगाइयों को खुली छूट दे दी थी और पुलिस को निष्क्रिय रहने का आदेश दिया था। मैं उन आरोपों और तथ्यों में नहीं जा रहा, उसकी अदालती कार्रवाई हुई, जिसको बरी होना था वो बरी हो गए। लेकिन एक बात समझिए कि कारपोरेट का जो लूट है वो गुजरात मॉडल होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए मणिपुर तक पहुंचा है। इस बीच एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि मणिपुर में जो संसाधन है, उन संसाधनों पर किसका कब्जा हो। तो मैं एक बात समझ रहा हूं कि इस दंगे के आड़ में कारपोरेट के लिए रास्ता खोलने का काम कारपोरेट के झंडा बरदार सरकार ही कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के जितने झंडा बरदार पुरोधा लोग रहे हैं, उन्होंने अपने समाज को तो इस स्थिति में पहुंचा दिया कि अब वो जो है सरकार के 5 किलो राशन पर जीवित हैं। तो आप सोचिए कि कारपोरेट की जो हबसी भूख है, उस भूख को मिटाने के लिए कल आपके गली और गलियारे में भी अगर इस प्रकार की राजनीतिक प्रयोग स्थली बन जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं कि उत्तर भारत के कम से कम सवर्ण बिरादरी को इस बात को समझनी चाहिए कि आज जो निचला तबका है वो सरकार के 5 किलो राशन पर जीवित है। आने वाले समय में कारपोरेट की जो संपदा की लूट है, उसकी भूख है, उसको मिटाएगा कौन। और इसमें आने वाले समय में अगर आपके गलियों में भी इस प्रकार की आग और गूंज सुनाई दे तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए आपको पुनः एक बार सोचना होगा कि क्या कारपोरेट हमें वो लोकतांत्रिक अधिकार देगा और उस लोकतांत्रिक अधिकार के जरिए हम अपने हितों को संरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि कारपोरेट से यह हमारा सीधा आम जनमानस का सीधा टकराव है। मैं बहुत इस पर और गहराई से चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए सिर्फ इन बातों को कह रहा हूं कि आप समझिए कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे सीधे सीधे कारपोरेट को मणिपुर के भीतर घुसाने का एक सरकारी षड्यंत्र है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। धन्यवाद।